Hello everyone. So this is Dr. Pradeep Adaka. I teach agriculture option at Evolution Educare. Okay. So today we'll discuss. We'll start with analysis, or we can say breakdown of paper 1. We'll start the paper 1 and specifically with agroecology. So we'll break down the syllabus of agroecology, okay, which is a part of paper 1 in agriculture, and we'll look at how much weightage it has, and we'll look at the questions or type of questions which are asked in the examination. Okay, so this might help you in concentrating on specific topics, because see, syllabus has not been changed for decades now. So it has been more than 2 decades. The syllabus has not been modified. Syllabus को जो उन्होंने change कुछ भी नहीं किया, वही syllabus चल रहा है. But it happens many a times that those topics which are not mentioned in the syllabus, specifically syllabus में topic wise सब कुछ mention नहीं होगा. Sometimes they will give you specific broad heading. Specific बोल रहा हूँ. A broad heading, pollution, environmental pollution बोल के दे देगा. But environment pollution is a very broad heading. So उसमें क्या क्या आता है वो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, एंड दे विल गिव यू फ्रॉम एनी कॉर्नर. सो many times it happens that students will concentrate on the syllabus and they will be stuck on it. But एग्जाम में ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिलेबस में जो दिया है वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओके, और जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो सिलेबस में मेंशन नहीं है. ओके, एंड समटाइम्स इट मे हैपन दैट सिलेबस में कोई पार्ट मेंशन किया है लेकिन वहां से क्वेश्चंस आते नहीं. सो एग्रीकल्चर इज वेरी वास्ट, सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एरियाज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कैसे पता चलेगा आपको, कहां से क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहा है और कहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहा है. ओके, सो यू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स. सो फ्रॉम दैट यू विल नो what are the important or key areas where we have to concentrate. किस चीज का नोट्स प्रिपेयर करके आपको रखना है, बिकॉज दीज एरियाज आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशन. तो वो चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो विल स्टार्ट विद एग्रोइकोलॉजी एंड आई विल वी विल कीप ऑन अपलोडिंग द रेस्ट ऑफ द सिलेबस. सो एवरी 3 to 4 days में हम लोग उसके बाद सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, ऐसे एक एक करके हम लोग अपलोड करते जाएंगे. सो वी विल ब्रेक डाउन द होल सिलेबस. Okay, we'll show you how much weightage it has and what kind of questions or what are the sources from where you can prepare the notes. Okay, so we'll start. Okay, so this is the syllabus of agroecology. So agroecology का syllabus है जो first paragraph है paper 1 का syllabus में. So we have broken down this into 5 specific topics. So 5 specific topics है इसमें. Okay, now in these topics there are some topics from where questions are repeatedly asked. So एक ऐसा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 stars दे रहा हूं इसमें. ओके, सो क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस बोला है तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछने का चांसेस कम है. ये क्या बोलता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन डीपली क्योटो प्रोटोकॉल है ये वो सब नहीं लिखना पड़ेगा, बट मेजर जो इनिशिएटिव्स लिए हैं दोज यू हैव टू गिव इन द एग्जामिनेशन. इंडिया की स्पेसिफिकली पूछता है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू mitigate climate change. How can we sustain the same production level in this era of global climate change? So India के initiatives क्या है, निकरा, okay, वो सारी चीजें पूछ सकता है. See, here we will not discuss the answers. मैं just तुमको syllabus कौन सा parts important है, कौन सा एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, किस चीज का तुमको रेडीली थरोली नोट्स बना के रखना है, वो चीजें बताऊंगा. आई विल नॉट एक्सप्लेन यू द आंसर्स, क्या लिखना है वो सब नहीं है यहाँ पर. दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर द की एरियाज विच यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज वाला एरिया. ओके, सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछते हैं. देन नेक्स्ट
एरिया इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसमें भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया. ओके, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन सॉइल एंड वाटर. ओके, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द क्रॉप्स. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से सॉइल एंड वाटर के प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं. हाउ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पोल्यूट द सॉइल एंड वाटर. हाउ कैन यू ट्रीट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है. ये वाले एस्पेक्ट से यहां से क्वेश्चन आया है. सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन मैंने से इट इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, बहुत ब्रॉड हो जाएगा. इसमें फाइटो रिमीडिएशन वाला टॉपिक भी हो सकता है. ओके, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तीनों को आप लोग तो जनरल स्टडीज में पढ़ोगे ही, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक में. ओके, एंड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल एंड वाटर क्वालिटी. ओके, हाउ कैन यू ट्रीट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्रॉप्स और प्लांट्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है. यहां से क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. देन दिस इज एन एरिया वेयर वी हैव टू स्पेसिफिक टॉपिक्स. दो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एग्रीकल्चर. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ओके, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर और जीआईएस इन एग्रीकल्चर, और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन फॉरेस्ट प्लांटेशन, ऐसे बोल के क्वेश्चन आएगा. यहां से डायरेक्टली आएगा, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे इसमें. दैट विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन. जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग दो ही टॉपिक्स है इसमें. तो वंस इन 2 और 3 years क्वेश्चन आता है. 2-3 साल में एक बार एक क्वेश्चन दिख जाता है आपको पक्का. अगर सिविल्स में नहीं आएगा, फॉरेस्ट सर्विस में आएगा. ओके, देन we'll go to physical and social environment as factors of crop distribution and crop production, agroecology, cropping pattern as indicators of environment. So this is, so सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं. ओके, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. इधर से रेगुलरली क्वेश्चन आएगा. उसके बाद की कैटेगरी में ये दोनों टॉपिक्स आते हैं. सेकंड कैटेगरी, दिस इज द फर्स्ट, दीज आर सेकंड कैटेगरी, एंड दिस इज लास्ट थर्ड कैटेगरी. ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट वाला है पार्ट. ओके, सेकंड कैटेगरी है एक तो रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, एग्रोइकोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोइकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न एज इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंट. देन थर्ड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंस में रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स. ओके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन. सो ये इतना ब्रॉड टर्म्स यहां पर यूज कर रहे हैं. कंजर्वेशन में सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन दोनों आता है. बट सपोज सॉइल एरोजन के ऊपर क्वेश्चन दिया है एग्जाम में. ओके, पेपर 1 में एरोजन दिया है, बट एरोजन इज कवर्ड अंडर सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी. सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड सॉइल एरोजन पार्ट, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो है वाटर कंजर्वेशन में आता है, बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोज टॉपिक्स इन एग्रोइकोलॉजी. तो सिर्फ रिसोर्सेस वाला मैं इंक्लूड कर रहा हूं जो भी डिवाइड किया है मार्क्स में. वरना सॉइल एरोजन पे, वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस आए हैं, बट आई हैव इंक्लूडेड दोज इन वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सॉइल साइंस में इंक्लूड किया मैंने उनको. आई हैव नॉट इंक्लूडेड दोज टॉपिक्स अंडर एग्रोइकोलॉजी बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि ये किस में आता है क्वेश्चन, राइट. सो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द सिलेबस. देन विल गो टू वेटेज. वेटेज क्या आ रहा है इसमें? सो लास्ट 10 years का अगर तुम वेटेज लेते हो, सो दिस इज टेकन फ्रॉम यूपीएससी मेंस. मैंने फॉरेस्ट सर्विस का नहीं लिया यहां पर वेटेज, यूपीएससी मेंस का वेटेज लिया है. यू कैन, सिमिलर पैटर्न इज फॉलोड इन फॉरेस्ट सर्विस ऑल्सो. 10 मार्क ऊपर नीचे होगा और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो 2010 में इफ यू सी, 2009 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था. देयर वाज नो क्वेश्चन इन 2009 फ्रॉम एग्रोइकोलॉजी पार्ट. सो इफ यू सी आउट ऑफ 400, क्योंकि 8 क्वेश्चन है, राइट, 8 क्वेश्चंस आते हैं इंटू 50 मार्क्स. सो आउट ऑफ 400 मार्क्स 87 मार्क्स दिया था 2010, 2011, नहीं ये चेंज हो गया था बाद में. उससे पहले ये 50 मार्क्स का नहीं था, 60 मार्क्स का आता था, 300 मार्क्स का होता था. तो उससे पहले 2012 से चेंज हुआ था. सो इफ यू सी द पैटर्न, so in 2019 80 marks were allotted, so almost 1/5.
1/5 पार्ट आ रहा है 2019 में. देन 2018 में इफ यू सी 50 marks were allotted to agroecology. In 2017 100 marks. In 2016 60 marks. 15 में 35, 14 में 80, 2013 में 50 marks. So अब एक एवरेज निकालोगे तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 marks का एवरेज आता है. 50 marks लगा लो, यानी 5 questions. You can expect 5 questions. अगर 10-10 मार्क के तुम ले रहे हो तो 5 क्वेश्चन. पर जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के ऊपर बताया था, दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रेगुलरली फॉर 20 मार्क्स. यानी पिछले साल में जो दिया था, पहले प्रीवियस पेपर्स देखे वही क्वेश्चन चिपका रहे हैं. इवन द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर्स, ही इज लुकिंग एट द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड ही इज डायरेक्टली कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट. तो मार्क्स में चेंज नहीं आ रहा है. 20 मार्क का पूछा था 6 साल पहले, फिर 4 साल पहले भी 20 मार्क्स का पूछा, अभी भी 20. तो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो 20 मार्क्स का आता है डायरेक्टली. 10 मार्क्स का नहीं आ रहा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. सो 4 और 5 अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे यहां से. ओके, फर्स्ट पेपर में एग्रोइकोलॉजी. सो इसका इंपॉर्टेंस देख लो. वेटेज अराउंड 50 to 60 मार्क्स का हो सकता है, तुम्हारा एग्जाम में आएगा. अगर पिछले 5 साल का भी देखते हो तो 50 मार्क्स से तो ज्यादा ही का ये वेटेज एवरेज अगर तुम लेते हो तो. सो अराउंड यू कैन गेट 4 to 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली इन द एग्जामिनेशन. सो वी हैव ब्रोकन डाउन सिलेबस. सो पहले हम लोग सिलेबस का जो हमने ब्रेक डाउन किया था, इंपॉर्टेंट पार्ट्स का एक बार क्वेश्चंस कौन से एरिया से पूछ रहे हैं एक बार देख लेते हैं. सो क्लाइमेट चेंज बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स दिया था मैंने इसको. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एग्रोइकोलॉजी. ओके, सो क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये वाला टॉपिक्स है. तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इकोलॉजी का. सो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी. क्वेश्चन पूछता है कई बार इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर पूछा है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इसलिए मैंने स्लैश ब्रैकेट में एग्रीकल्चर डाला है. कभी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे पूछता है, कभी क्रॉप प्रोडक्शन पे पूछता है. क्योंकि जब एग्रीकल्चर पूछता है तो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, आपको बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आपको बात करना पड़ेगा. जब क्रॉप प्रोडक्शन पे पूछ रहा है तो स्पेसिफिकली क्रॉप प्रोडक्शन को डिस्कस करना है आपको. सो लास्ट 10 ईयर्स में 4 बार पूछा है ये क्वेश्चन, 4 times. So last 10 years में they have asked this question 4 times. ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पे 3 बार पूछा है. ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. ओके, देन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, हाउ क्रॉपिंग पैटर्न हेल्प्स इन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पे 2 बार क्वेश्चन आया. ग्लोबल इनिशिएटिव्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इनिशिएटिव्स बाय इंडियन गवर्नमेंट, 2 बार क्वेश्चन आया लास्ट 10 ईयर्स में. ओके, देन ये एक बार आया. एल नीनो इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो इसको आप इसमें भी डाल सकते हो या सॉइल साइंस में भी डाल सकते हो ये वाले क्वेश्चन को. ओके, सो देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो बहुत बार रिपीट हुआ है. इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ग्रीन हाउस ऑन ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल इनिशिएटिव्स एंड इंडियन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. नाउ तू इनके ऊपर क्वेश्चंस को फोकस करो, इसका नोट्स बनाओ. दैट इज द ओनली वे. एग्रीकल्चर में अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, 320 330 से ऊपर ज्यादा स्कोर करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स फॉर एवरीथिंग एंड रिवाइज थरोली. सो प्रिपेयर नोट्स फॉर दीज क्वेश्चंस. राइट, we'll move on to next part. Advanced tools for ecosystem analysis, remote sensing and GIS. So explain the utility of remote sensing and GIS in agriculture. 3 बार पूछा है पिछले 10 साल में. एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, सी GIS रिमोट सेंसिंग दोनों को इंक्लूड किया क्वेश्चन में. फिर 2 बार ऐसे हुआ कि सिर्फ रिमोट सेंसिंग पूछा, GIS के बारे में नहीं पूछा. राइट, सो 2 बार सिर्फ रिमोट सेंसिंग पूछा है. 3 बार ऐसा हुआ है कि रिमोट सेंसिंग GIS को कंबाइंडली पूछा है क्वेश्चन. सो तब ऐसे टाइम पे 12.5 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, यहां पर 10 मार्क का क्वेश्चन होगा. यूटिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन फॉरेस्ट प्लांटेशन, दे हैव आस्क्ड वंस. तो पिछले 10 साल में 6 बार ऑलमोस्ट पूछ लिया. सो एवरी ऑल्टरनेट ईयर आ रहा है क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग एंड GIS पे. सो इसके ऊपर
बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे क्लाइमेट चेंज पे, इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। एक बार टाइप करो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, बहुत सारे तुमको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उसमें से नोट्स बनाओ, 200 वर्ड्स का एक नोट्स बना लो। एग्रो इकोलॉजी के लिए इंटरनेट इज द बेस्ट सोर्स। कोई भी टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली नहीं दिया है, इंटरनेट ही बेस्ट सोर्स है इसका। ओके, सो ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से ये वाले क्वेश्चन आए। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एसोसिएटेड हैजार्ड्स टू क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। सो ये पोल्यूशन वाला पार्ट है, ये बहुत ब्रॉड है, इधर से कुछ भी पूछ सकता है। बट अगेन बताया था हाउ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन इज पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज इट एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछा है। 5 बार आया है पिछले 10 साल में और हर बार 20 मार्क का है, यानी जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, बस मार्क्स भी चेंज नहीं किया है। 5 बार आया है, इसका बना लो नोट्स, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आर्टिकल्स हैं। सो प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स फॉर हाउ सॉइल एंड वाटर इज पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये हर ऑल्टरनेट ईयर आता है, तो इसके thoroughly prepare करो। Then what are the sources of soil and water pollution and its impact on crop productivity and environment? This question has been asked once. Role of afforestation in minimizing environmental pollution. Okay. Effect of agriculture inputs on soil pollution and phytostabilization, तो heavy metal extraction वाला part है। So environmental pollution से these are the questions which have been asked. सबसे ज्यादा बार इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के ऊपर पूछा है क्वेश्चन। देन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, एग्रो इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न एज इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो रिमोट सेंसिंग के साथ साथ ये वाला पार्ट भी है जो तुम्हारा सेकेंड कैटेगरी में आता है। सो ecological principles for productive and sustainable agriculture 2 बार पूछा है, ये एक ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ecological principles for productive and sustainable agriculture, sustainable agroecological management strategies, तो ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, पॉइंट्स सिमिलर मिलेंगे तुमको। ओके, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, हाउ आर दे डिटरमाइंड, तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को किस बेसिस में क्लासिफाई किया है वो वाला पार्ट। What are the major threats to agro ecosystem? Biodiversity जा रहा है because of introduction of high yielding varieties, even inputs which are dumping in the soil, they also decrease the diversity, वो सारे points। Why agro ecosystem is losing its diversity? ये दोनों questions related है, क्योंकि losing the diversity or loss of diversity is also one of the threat. Okay, choice of crops and cropping system is governed by length of growing season. Okay, so environment as factor of crop distribution production, ये वाला पार्ट का क्वेश्चन है ये। Discuss climatic parameters in relation to agro ecosystem, physical factors basically, ecological concept of productivity. So these are the questions which have been asked in the past 10 years. इनके आंसर बना लो, हो गया तुम्हारा। See, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने का स्कोप भी नहीं है, हर बार नया नया क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं, रिपीट ही होते हैं, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूं पिछले 10 साल में अलग अलग सिलेबस के नीचे, उनको प्रिपेयर कर लो। एग्रो इकोलॉजी तुम्हारा हो गया, कितने होंगे, मुश्किल से 30 क्वेश्चंस होंगे घुमा फिरा के, प्रिपेयर दैट 30 क्वेश्चंस, 30 भी नहीं होंगे, राइट। लास्ट, ecology and its relevance to man, natural resources, their sustainable management and conservation. So बताया था soil erosion conservation के नीचे ही आता है, लेकिन मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। So मुझे describe the utility of forest products in increasing farmer income, ये एक ही क्वेश्चन मिला, क्योंकि water conservation, soil conservation I have divided, or I mean I have classified that in agronomy or soil science, not here. Okay, so best source तुम्हारा इंटरनेट है। इंटरनेट में बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे तुमको इसके ऊपर, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तुमको, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए। नहीं सर मैं इंटरनेट में नहीं जा सकता, ये वो थोड़ा और लेजी हूं मैं, एक ही व्यास में तुमको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्लाइमेट चेंज का, रिसोर्सेस के बारे में,
तो उसने सिलेबस के हिसाब से बनाया, यू कैन गेट दोज फ्रॉम एक ही व्यास। नहीं तो इंटरनेट पे बैठोगे तो, क्योंकि ना सब लोग एक ही व्यास से बनाएंगे तो तुम्हारा आंसर में नॉवेल्टी नहीं होगा, थोड़ा नया आंसर बनाना है तो थोड़ा इंटरनेट में जाना पड़ेगा तुमको। गो टू इंटरनेट, रीड आर्टिकल्स, बेस्ट पॉइंट्स निकालो वहां से, लेटेस्ट जो डेटा आया है तुम्हारा ईल्ड को जो इफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, वहां से निकालो, अच्छे पॉइंट्स बना लो 10-12, दैट विल बी गुड। लेजी है, एक ही व्यास से हो जाएगा तुम्हारा काम। ओके, so this was about agroecology. So within 3 or 4 days we'll upload another video regarding another subject. So एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे सिलेबस ब्रेक डाउन करके बताएंगे ताकि तुमको इजी हो ना। इट विल मेक इट इजी फॉर यू टू हैव क्वेश्चंस डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्योंकि मार्केट में ना क्वेश्चन पेपर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है क्या? नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके दे रहे हैं आपको एक एक करके वीडियो में, और कौन सा इंपॉर्टेंट वाला है, कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है। दिस विल हेल्प यू इन प्रिपेयर द नोट्स और कंप्लीट द सिलेबस मोर इफेक्टिवली, ताकि तुम कम पढ़ के ज्यादा कवर कर सको वेटेज मार्क्स का। ओके, सो दैट विल बी ऑल। ओके, विल मीट नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।